ऐसे मेरी प्राथमिकता में सबसे पहली प्राथमिकता इस्लामपुर को अनुमंडल बनाने का है। मैं उनसे खुले बहस के लिए तैयार हूं। इसी इस्लामपुर शहर में नीतीश कुमार का ही राज था और मिथिलेश यादव को 6 गोली मारा गया था। पूरा बिहार चुनाव के रंगों से रंग चुका है। तमाम प्रकार के राजनीतिक पार्टियां अपने उम्मीदवारों को टिकट दे करके चुनावी मैदान में जंग लड़ने के लिए भेज दिया है। नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। आज हमारे साथ मौजूद हैं राकेश कुमार रोशन जी, जिनको इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। राकेश जी, सबसे पहले आपको हमारे चैनल नालंदा दस्तक पर स्वागत है। ठीक है, आपको भी बधाई हो। रोशन जी, आप हमको ये बताइए सबसे पहले संक्षेप में कि आप राजनीतिक जो जीवन था वो कहां से स्टार्ट किया था और यहां तक कैसे पहुंचे? देखिए, आप जानते हैं कि हमारी राजनीतिक पृष्ठभूमि विरासत में मिली है जी। हमारे पिताजी स्वर्गीय कृष्णवल्लभ बाबू इस्लामपुर के एक जन नेता थे और उनके साथ रहते रहते हम भी राजनीति में दिलचस्पी रखने लगे। और जब मैं एमए पास करके दिल्ली यूनिवर्सिटी से लौटा था तो उसके बाद हमारे पिताजी की इच्छा थी कि राजनीति में ये नहीं रहे बल्कि सिविल सर्विसेज में वो हमको भेजना चाहते थे। और हमारे पास कॉम्पिटेंसी भी था, मैंने सिविल सर्विसेज से एक बार निकाला भी था, लेकिन मेंस का एग्ज़ाम हम नहीं दे पाए कुछ कारण से। खैर, उन बातों को अब छोड़िए। मैं 1985 में ही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य बना था और उसके बाद छात्र जीवन में हम AISF से जुड़ करके पूरे बिहार के अंदर काम करने का काम किया था। उस समय एकीकृत बिहार था और मैं संत कोलंबा महाविद्यालय का छात्र था हजारीबाग का, तो वहाँ भी मैं कॉलेज का कन्वेनर था। उसके अलावा रांची यूनिवर्सिटी का भी कन्वेनर रहा। बिहार के पैमाने पर हम उपाध्यक्ष थे छात्र संघ का, AISF का। तो 1995 से ही राजनीति का हमने शुरुआत किया था और उसके बाद दुर्भाग्यवश 2001 में हमारे पिताजी की मृत्यु हो गई। उस मृत्यु के बाद चूँकि एक बहुत बड़ा गैप था और हमारी जो हम जहाँ थे जिस पार्टी में, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में जी, उस पार्टी में नेतृत्व का भी सवाल था और संगठन और जनता को भी बचाने का सवाल था। इसलिए पार्टी ने हमको जिम्मेवारी 2001 में ही दे दिया कि अब आप ही को कम्युनिस्ट पार्टी को इस्लामपुर को देखना है। मैंने लगभग 12 बरस तक उनके मृत्यु के बाद कम्युनिस्ट पार्टी में रहा और कम्युनिस्ट पार्टी को जिस रूप में वो छोड़ के गए थे उस रूप में हम लोगों ने हमेशा उससे बेहतर सोचा कि हम लोग बनाने का काम करें। लेकिन ऐसा कुछ राजनीतिक माहौल बिहार के अंदर बना कि कम्युनिस्ट पार्टी बिहार के राजनीति में धीरे धीरे अप्रासंगिक होते जा रही है। जी बिल्कुल। इस वजह से हम लोगों ने 2014 में हमारे नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी जेल के अंदर बंद थे। मैं उनसे मिलने गया था और उन्होंने हमसे कहा कि देखो, तुमसे हमारा पुत्रवत लगाव है, चूँकि तुम्हारे पिताजी और मैं एक साथ राजनीति शुरू किया था। अच्छा, आपके पिताजी और लालू यादव? हाँ, एक ही साथ थे। कुछ मेरे पिताजी सीनियर थे लालू जी से, लेकिन एक ही राजनीतिक बैकग्राउंड में थे, इसलिए उन्होंने कहा कि तुम राष्ट्रीय जनता दल में जुड़ जाओ। मैंने उनके आदेश पर 2014 में 5 फरवरी 2013 को अभी जो तेजस्वी यादव जी जो बिहार के प्रतिपक्ष के नेता हैं, उन्हीं के मौजूदगी में इस्लामपुर में राष्ट्रीय जनता दल ने ज्वाइन किया और उस समय से मैं पार्टी के अंदर काम कर रहा हूं। और हम चाहते हैं कि हमारा दल जब मजबूत होगा तब कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। इसलिए हमारी पहली प्राथमिकता राजनीति में जो है, और ये हर किसी के लिए होना चाहिए कि दल के प्रति कमिटमेंट, नेता के प्रति कमिटमेंट, जब तक ये नहीं होगा तब तक हम किसी भी संगठन का निर्माण नहीं कर सकते। और जब संगठन नहीं रहेगा तो कोई भी व्यक्ति राजनीति में आगे नहीं बढ़ सकता। हम लोगों ने सामूहिक रूप से हमेशा ये प्रयास किया कि राष्ट्रीय जनता दल का जो भी कार्यक्रम
पूरे बिहार के पैमाने पर चल रहा है, उसको हम लोग इस्लामपुर के सरजमीन पर चलाने का काम करें और अपने संगठन को हम लोग धारदार बनाएं। इसमें हमारे सारे साथियों का सहयोग रहा। हमारे साथ बैठे हुए हैं यहाँ पर पूर्व जिला परिषद के सदस्य हैं मिथिलेश यादव जी, इनकी भी एक्टिविटी रही। जुगेश्वर जी अभी मुखिया हैं इछोस के, उनकी भी काफ़ी एक्टिविटीज रही। इसके अलावा बहुत सारे साथी हैं, राधेलाल गुप्ता जी, समर्थकों का बहुत आपका समर्थक नहीं, हम लोग पार्टी के साथी हैं, पार्टी के सदस्य थे और हम लोगों का ये स्पिरिट था कि पार्टी मजबूत होगी तब हम और कोई भी मजबूत हो सकता है, तभी कोई चुनाव लड़ सकता है या उसकी सफलता होगी जी। इसलिए हम लोगों ने पार्टी को मजबूत किया और ये मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी को, हम अपने नेता तेजस्वी यादव जी को, बिहार के एकीकृत पहली महिला मुख्यमंत्री एकीकृत बिहार की आदरणीय राजमाता श्रीमती राबड़ी देवी जी को, तेज प्रताप यादव जी को, मीसा भारती जी को, कि हमको उन्होंने मौका दिया कि आप जा कर के नेतृत्व करो इस्लामपुर में और चुनाव लड़ो। इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। राकेश जी, अब हमको ये बताइए कि जैसा कि बोल रहे हैं आप कि तमाम बड़े बुजुर्गों का आपने नाम बताया, पार्टी के आला कमान के नाम बताया, उन्होंने आप पे विश्वास जताया, आप उस विश्वास पे कितना खरा उतरेंगे? देखिए, विश्वास पर राजनीति में तो मैंने पहले ही कहा कि हमारी पूरी कमिटमेंट है पार्टी के साथ, लेकिन राजनीतिक परिवर्तन जो है उस परिवर्तन की लड़ाई में अकेले राकेश कुछ नहीं कर सकता। उसके लिए तमाम जो हमारे दल के लोग हैं और जो हमारे गठबंधन के लोग हैं, जो हमारे साथ हैं, चाहे कांग्रेस के लोग हों, चाहे वामपंथी दल के लोग हों, सब लोग मिल करके हम लोग बिहार में एक परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं इस बार। और परिवर्तन इस बात का, चूँकि 15 साल जो बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में सरकार रहा, ये सरकार जिस वादा को जनता के सामने पूरा करने को लेकर के बनाया गया था, वो बिंदुओं पर ये सरकार पूरे तौर पर विफल रहा। आज आप जान रहे हैं कि समाज की सबसे बुनियादी आवश्यकता है रोटी, कपड़ा और मकान का। जी बिल्कुल। बिना रोटी, कपड़ा, मकान का व्यवस्था किए हुए किसी भी आइडियल समाज का कोई कल्पना किया ही नहीं जा सकता। और इस आइडियल समाज को बनाने की जिम्मेवारी जो शासक वर्ग के लोग हैं उनकी होती है। लेकिन आप देखेंगे कि आज भी बिहार के अंदर हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अभी बिहार में 33% लोग हैं जो बीपीएल में हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन में, गरीबी रेखा से नीचे। उनके सामने आवास का, भोजन का, वस्त्र का, रोजगार का संकट है। तो ये जो 33% लोग हैं, ये 33% लालू जी की जब 2005 की सरकार थी तो उस समय भी 36% लोग बीपीएल के नीचे थे और 3% घटा। उसमें नीतीश कुमार की कोई भूमिका नहीं है। आप जानते हैं कि इस सरकार के पहले बिहार में, दिल्ली में यूपीए की सरकार थी और यूपीए की सरकार ने बिहार सरकार को इतना आर्थिक रूप से मदद किया कि बिहार की सरकार उस पैसा को खर्च भी पूरा नहीं कर पाया। लेकिन केंद्र के सरकार के बूते ही कुछ गरीबी रेखा से नीचे का जो ये ग्राफ आया है, इसमें केंद्र सरकार का बहुत बड़ा योगदान है, नीतीश जी का कोई योगदान नहीं है। कोई योगदान नहीं है। राकेश जी, आज आप टिकट लेकर के आए हैं पटना से, इसके बाद की क्या क्या तैयारियां हैं चुनाव को लेकर के? चुनाव तो चूँकि मैं लड़ा हूँ इसलिए चुनाव लड़ने का मुझको अनुभव है जी। हम लोग एक राजनीतिक अभियान चलाएंगे चुनाव में, और हमने आपको पहले ही बताया कि हमारा मकसद है बिहार में परिवर्तन। और ये परिवर्तन क्यों चाहते हैं हम? सवाल ये है, हम चाहते हैं कि बिहार में एक ऐसी सरकार बने जो खास करके जो हमारे नौजवान लोग हैं, आपको पता होगा कि पूरे बिहार की आबादी 12 करोड़ है जी। और 12 करोड़ में अकेले 28 लाख बिहार के अंदर बेरोजगार है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, केंद्र आंकड़ा बताता है बिहार सरकार का। तो ये 28 लाख लोग जो बेरोजगार हैं, इसके रोजगार की कैसे व्यवस्था होगी, इसकी चिंता नीतीश कुमार को करना चाहिए था। आप जानते हैं कि झारखंड बंटने के बाद बिहार में सिर्फ कृषि बच गया और सारा उद्योग धंधा झारखंड में चला गया। तो आप 15 साल में नीतीश जी बतावें कि कोई कृषि के विकास पर आधारित किसी उद्योग धंधा का उन्होंने बिहार में निर्माण कराया? यदि नहीं निर्माण कराया
तो आज ये स्थिति है कि पब्लिक सेक्टर में भी जो रोजगार का अवसर था उसको बंद करके प्राइवेट अंडरटेकिंग को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। आपको याद होगा हिंदुस्तान में जब आज़ादी मिला था, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने पब्लिक सेक्टर को बढ़ावा क्यों दिया? क्योंकि हिंदुस्तान एक गरीब प्रदेश था और हिंदुस्तान के अंदर यदि हिंदुस्तान के विकास की कल्पना करनी थी तो हमको पब्लिक सेक्टर को मजबूत करना था और उनके राज में पब्लिक सेक्टर को मजबूत करने का कोशिश किया कांग्रेस के लोगों ने। आज नीतीश जी पब्लिक सेक्टर को छोड़ के प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रहे हैं। क्या प्राइवेटाइजेशन है आप देख रहे हैं, अभी रेलवे का निजीकरण हो गया और भी बहुत बड़े बड़े जो उद्योग धंधे उसका निजीकरण हो रहा है। आज कहा जा रहा है आज बिहार के अंदर 44% लोगों को मात्र रोजगार है, 56% लोग जो हैं बेरोजगार हैं। ये 56% लोग जो बेरोजगार है आज बिहार में, उसको रोजगार बिहार सरकार चाहेगी तो बिहार सरकार के पास इतना पद अभी रिक्त है कि उन बेरोजगारों को रोजगार वो दे सकती है। अच्छा राकेश जी, आप हमको संक्षेप में बताइएगा कि तेजस्वी यादव कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दावा किए हैं कि जब हमारी सरकार बनती है तो 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, तो क्या चुनाव के बाद जुमला हो जाएगा या फिर वो उस पर खरा उतरेंगे? देखिए, ये तो आप लोग कह रहे हैं जुमला। अभी 4.5 लाख आज की तारीख में वैकेंसी है पूरे बिहार में जो खाली पड़ा हुआ है, जिस पर कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है। और इसके अलावा हमारे नेता ने कहा विभागवार सूचना उन्होंने बताया आपको कि अभी इस विभाग में इतना जी हर विभाग में उन्होंने बताया कि इतना रिक्तियां हैं जिसको पूरा करने के बाद 10 लाख क्या हम 12 लाख लोगों को रोजगार दे सकते हैं, ऐसा हमारे नेता का वक्तव्य है। और वो कोई ये जमीन पर से उठा करके नहीं बोल रहे हैं, सरकार का जो आंकड़ा है उस आंकड़ा के हिसाब से आज 12 लाख पद खाली है जिस पर बहाली किया जा सकता है, लेकिन नीतीश कुमार बहाली करना नहीं चाहते। नीतीश जी तो सिर्फ बिहार के अंदर इन्होंने कहा कि हम न्याय के साथ बिहार का विकास करेंगे। आज बिहार विकास के पैदान पर आपको पता होगा नीति आयोग जो निर्धारण करती है किसी भी विकास का राज्य का पैमाना, आज बिहार विकास के पैमाने पर 23वां स्थान पर है, पीछे से 23वां स्थान पर आज है। आप समझ लीजिए 29 प्रदेश है पूरे देश में और 23वां स्थान पर बिहार है। क्या बिहार का विकास हुआ? क्या बिहार मतलब आपका कहना है कि 15 साल में नीतीश कुमार कोई विकास का काम नहीं किया? जी नहीं, कोई विकास का काम करते तो जनता फिर बदलाव क्यों करती? अभी आपने देखा कि कोरोना जैसा संक्रमण हुआ बिहार में और इस कोरोना संक्रमण को रोकने में सरकार पूरे तौर पर विफल रही। केंद्र सरकार की टीम आई बिहार में जी चेकअप के लिए, और चेकअप करने के लिए जो केंद्र सरकार की टीम आई उसने क्या नोटिंग किया बिहार सरकार के बारे में? स्पष्ट रूप से उसने कहा बिहार सरकार के बारे में कि बिहार स्टेट इज टोटली फेल्यूर रिगार्डिंग द चेकअप ऑफ कोरोना एंड ही ऑल्सो टोल्ड बिफोर द पब्लिक दैट वी विजिटेड सेवरल हॉस्पिटल एट पटना वेयर पेशेंट्स आर लाइंग ऑन द बरांडा, doctors and paramedical staffs are not available in the hospital. This is the situation of the Bihar. मतलब कि how you can tell that Nitish Kumar became the development of this state? मतलब केंद्र सरकार भी नीतीश कुमार को लता चुकी है स्वास्थ्य के मामले में। जी स्वास्थ्य के मामले में ही नहीं, सभी चीज में मैं कह रहा हूँ। ये तो बहुत बड़ा आज संकट था ना कोरोना। सरकार की प्राथमिकता है कि आदमी का जान बचाए और जब जान भी आप नहीं बचा सकते, हमारे जान माल इज्जत आबरू की रक्षा भी करने में आप नहीं हैं सक्षम, तो फिर आपका कौन सा सरकार है भाई? अच्छा राकेश जी, बिहार में बढ़ते अपराध, बेरोजगारी, पलायन के ऊपर अब क्या कहेंगे? देखिए, अभी तो पलायन क्यों हो रहा है? बिहार के अंदर लोगों का रोजगार का अवसर नहीं है, कल कारखाना तो रोजगार नहीं है तो पलायन हुआ। उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि हमारे जो अप्रवासी बिहारी जो बाहर में रह करके रोजगार कर रहे हैं, वो जब कोरोना का संक्रमण हुआ तो अपने घर और गांव लौटना चाहता था, तो नीतीश कुमार ने कहा कि हम उनको नहीं आने देंगे, जो जहां है वहीं रहे, नहीं तो पैनिक स्थिति हो जाएगा। अब बताइए कि कोई सरकार अपने नागरिक को अपने घर आने का भी अनुमति नहीं देता है, तो इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है? हमारे नेता तेजस्वी यादव ने इस प्रश्न को उठाया और कहा कि जो भी बाहर में हमारे बिहारी हैं, हमारे भाई बंधु, हमारे परिवार के लोग हैं, क्यों नहीं उनको हम बिहार बुलाएंगे? आज बिहार बुलाया गया उनको, और जब बिहार बुलाए सरकार दबाव में,
तो उन्होंने कहा था कि एक भी ऐसा लोग नहीं है जिसको कि हम रोजगार नहीं देंगे। आज क्या हुआ इनका रोजगार का? आज सारे लोग बाहर जा रहे हैं। तो जब बाहर जा रहे हैं तो आप सोच सकते हैं, जब पलायन की स्थिति वही है, इसका मतलब नीतीश कुमार ने कोई रोजगार का अवसर प्रदान ही नहीं किया। रोजगार पे फेल है जी, रोजगार पर ही नहीं, अपराध के मामले में आप आंकड़ा उठाइए। 2005 में जो अपराध का ग्राफ था और आज 2020 में 19 तक का अपराध का ग्राफ का असेसमेंट है, 2020 का अभी नहीं आया। 2019 तक आप देखिएगा तो चाहे हत्या हो, चाहे लूट हो, अपहरण हो, चाहे राजधानी हो, बलात्कार की घटना हो, बिहार के अंदर सारी घटनाएं बढ़ी है, सारी घटनाएं बढ़ी है। और नीतीश कुमार जी आप कहते हैं बिहार में कि हम जो है जंगल राज के खिलाफ मंगल राज कायम करना चाहते थे। आप खुद मीडिया के लोग हैं, आप जाते हैं गांव में, आप जाते हैं सड़क पर, आप मार्केट में जाते हैं। क्या आज हमारे भाई बंधु, हमारी माँ बहन सुरक्षित है? क्या वो अपने सुरक्षा के रूप में पूरे तौर पर मुस्तैद है? आपको पता होगा इसी इस्लामपुर शहर में नीतीश कुमार का ही राज था और मिथिलेश यादव को 6 गोली मारा गया था। हैं? कहाँ उनकी सरकार थी? कहाँ उनका प्रशासन था? वो भी रेलवे स्टेशन के निकट शहर में ये क्राइम हो रहा है। तो ये कहते हैं कि हम क्राइम चेकअप करेंगे। क्या क्राइम चेकअप आप किए? कहीं आप देख लीजिए, अभी एक दिन पहले नालंदा में 4 लोगों का हत्या हुआ, घर में बंद था। नालंदा जिला जहां नीतीश कुमार का गृह जिला कहा जाता है, वहां अपराध चरम पर है। इसलिए ये अपराध रोकने में ये सरकार बिल्कुल ही विफल है। अपराध रुकेगा कैसे? इसके लिए जब तक आप मनोवृत्ति नहीं बनाइएगा, कानून जो है उसका सही ढंग से पालन नहीं कराइएगा, तब तक अपराध नहीं रुक सकता। और इसके लिए आपको इच्छा शक्ति होने की ज़रूरत है। आज कहते हैं नीतीश जी कि अनंत सिंह को टिकट दे दिया, ये तेजस्वी यादव बड़ा अपराध किया। आपने किसको टिकट दिया? सृजन घोटाला के मुख्य अभियुक्त जो हैं उसको आपने टिकट दिया। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के जो मुख्य अभियुक्त है उसको टिकट दे दिया। उसकी चर्चा आप नहीं करेंगे। आपके साथ और भी जो अपराधी हैं उसकी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन आप सिर्फ हमारे कामों को गिनाइएगा, दूसरे काम को नहीं गिनाइएगा। तो यही इनका अपराध रोकने का यही आईना है बिहार में। राकेश जी, हमको ये बताइए कि इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो टिकट के दावेदार थे। अब वो तो आपके विरोधी हो गए, उन विरोधियों को आप कैसे झेलेंगे? देखिए, लोकतंत्र में ये स्वस्थ परंपरा है कि जो जिस दल में रहता है और जो काम करता है जनता के बीच में, वो अपना काम का मजदूरी मांगता है। कोई भी व्यक्ति, आप यदि काम कर रहे हैं मीडिया के क्षेत्र में, तो आप भी अपना मजदूरी मांगिएगा इस चैनल से। उसी तरह से हम जो राजनीति करने वाले लोग हैं, सब लोग अपना हक और अधिकार के लिए सब लोगों ने कहा कि हमको भी टिकट मिलना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, ये लोकतंत्र का खूबी है। सबको अधिकार है टिकट मांगने का, चुनाव लड़ने का, इसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन यदि हमने शुरू में ही कहा कि कमिटमेंट यदि दल के प्रति है और नेता के प्रति कमिटमेंट है आपका, तो यदि आपने प्रयास किया और प्रयास करने के बाद नेतृत्व ने कोई फैसला कर दिया, तो उस फैसला को हमको सबको मानना चाहिए। जब नहीं मानिएगा तो राजनीति में विचारों का मतभेद हो सकता है। आपस में हम लोग एक जगह हैं, विचार एक घर में यदि बर्तन है तो ढूंढुनाता है, तो उस तरह से एक जगह है विचारों का मतभेद हो सकता है। लेकिन मनभेद यदि हो गया तो ये राजनीति के लिए बहुत ही खतरनाक है। मनभेद नहीं होना चाहिए, मतभेद होना चाहिए। और मैंने तो कल भी आपको देखा होगा, हमने लाइव करके हमने लोगों से कहा, अपने पार्टी के लोगों से भी कहा और दूसरे लोगों से भी, कि आप लोग सारे तरह के भेदभाव को भूलिए और भूल करके जो हमारा मिशन है बिहार में परिवर्तन का, तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का, इस मिशन में जुड़िए। और इस मिशन में यदि जुड़ते हैं तो यदि ये कोई व्यक्ति नहीं जीतता है चुनाव, ये चुनाव जीतेगा तो राष्ट्रीय जनता दल जीतेगा। ये चुनाव जीतेगा राकेश रोशन, इसका मतलब सिर्फ राकेश रोशन नहीं जीतेगा, हमारे साथ जो हमारे दल के सारे सिपाही, कार्यकर्ता, नेता और जो जनता हमारे समर्थक है, सबकी जीत होगी। इसीलिए कोई व्यक्ति के आधार पर, मनभेद के आधार पर विरोध करना अलग है,
विचारों की मतभिन्नता यदि है उसको बैठ करके दूर करना चाहिए आपस में। और फिर हम आपके चैनल के माध्यम से अपील करते हैं कि जिन लोग जो टिकट के दावेदार थे, सब लोगों ने प्रयास किया और सब लोगों ने अपने अपने स्तर से अपनी बात नेतृत्व के सामने रखा। अब नेतृत्व ने जो फैसला किया, उस फैसला के आधार पर जो फैसला आ गया, उस फैसला को हम लोग सभी लोगों को मानना चाहिए। राकेश जी, अब हमको ये बताइए कि अगर जनता आपको चुन करके विधायक की कुर्सी तक बैठाती है तो उसके बाद आप सबसे प्रथम काम क्या करेंगे? देखिए, प्रथम और द्वितीय काम का यहाँ पर कोई मूल्यांकन नहीं हो सकता कि ये प्रथम काम है, ये द्वितीय काम है जी। इस्लामपुर में आप जानते हैं कि 20 वर्ष से जनता दल यूनाइटेड के विधायक हैं जी। बिल्कुल। और जनता दल यूनाइटेड के कोई भी विधायक रहे, मैं किन्हीं का नाम नहीं लेना चाहता, वो एक सरकारी जात के प्रतिनिधि के रूप में अपने आप को स्थापित किए। और इस्लामपुर में जो और सब जो भिन्न भिन्न जाति, धर्म, मजहब और संप्रदाय के लोग हैं, उनका जो विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हुआ है। अभी भी पूरे इस्लामपुर प्रखंड में 46 ऐसा गांव, कस्बा, टोला है जहां सड़क नहीं पहुंचा। और अभी हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में बसावट तक हम जोड़ देंगे, लेकिन जो तस्वीर है आपके सामने है, 46 गांव है जहां पे अभी सड़क नहीं पहुंचा। तो ऐसी स्थिति में जनता यदि हमको मौका देगी तो हमारे पूर्वजों ने जो माहौल बनाया था, जो हमारे स्वर्गीय पिताजी थे, उन्होंने जो इस्लामपुर के अंदर विकास की जो एक लकीर खींची थी, वो बहुत सारे काम आज भी अधूरा पड़ा हुआ है। उन कामों को पूरा करना हमारी प्राथमिकता होगा। ऐसे मेरी प्राथमिकता में सबसे पहली प्राथमिकता इस्लामपुर को अनुमंडल बनाने का है, क्योंकि इस्लामपुर जो है हर तरह से अनुमंडल बनाने के लिए डिजर्व करता है और यहाँ पर अनुमंडल होना चाहिए। इस बात की लड़ाई मैं ज़रूर लड़ूंगा। सरकार हमारी रहेगी तो सरकार से, या विपक्ष में भी रहेंगे तो हम विपक्ष के नाते भी जहाँ भी रहेंगे मौका मिलेगा तो ये हमारी प्राथमिकता है। इसके अलावा सिंचाई, क्योंकि किसान का यहाँ पे आबादी है, सिंचाई की प्राथमिकता। शिक्षा का जो स्थिति है, आपको शिक्षा में सुधार हमारी प्राथमिकता होगी। अब बेरोजगारों का रोजगार तो हम नहीं दे सकते, सरकार की पॉलिसी का बात है, ऊपर का मामला है, लेकिन हमारी प्राथमिकता यही है। इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? आखिरी सवाल। मैं संदेश ये देना चाहता हूँ इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता को कि जो इस बार परिवर्तन का माहौल है उसमें वाहक बनिए, और वाहक बन के एक बार ऐसे व्यक्ति को आप इस्लामपुर का प्रतिनिधि बनाइए जिसकी छवि अच्छी हो, जिस पर कोई उसके चरित्र पर कोई उंगली नहीं उठाए, जो व्यक्ति शिक्षित हो, जो व्यक्ति समझदार हो और जो सब लोगों को जानता हो, सब लोगों को समझता हो और सबकी समस्या को भी समझता हो, वैसा व्यक्ति को प्रतिनिधि बनाने के लिए हम इस्लामपुर की जनता को इस बार आपके चैनल के माध्यम से अपील कर रहे हैं कि आप यदि चाहते हैं कि एक नया इस्लामपुर बने, तो जब तक नया सोच के व्यक्ति को आप मौका नहीं दीजिएगा तब तक नया इस्लामपुर नहीं बन सकता। और हमारी सोच है, यदि हम पर कोई भी, यदि हमारे चरित्र पर कोई अंगुली उठाता हो, या हमारे शिक्षा पर, या हमारे राजनीतिक अनुभव पर, या हमारे राजनीतिक विरासत पर यदि किसी तरह का कोई टीका टिप्पणी करता हो तो मैं उनसे खुले बहस के लिए तैयार हूँ। और यदि ये हम में कोई खामी है तो मैं जनप्रतिनिधि बनने के लायक नहीं हूँ। लेकिन यदि मेरे में ये सब खामियां नहीं है और हम नेतृत्व कर सकते हैं तो हम जनता से अपील करते हैं कि एक बार हमको भी मौका देना चाहिए। मैं भी लगातार 20 बरस से 30 बरस से इस्लामपुर में संघर्ष कर रहा हूँ। जी, तो ये थे राजद प्रत्याशी राकेश रोशन जी, जिन्होंने बिहार के होने वाले विधानसभा चुनाव के ऊपर बताए कि नीतीश कुमार हर एक मोर्चे पे फेल हैं। अगर तेजस्वी यादव की सरकार बनती है तो बिहार के युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, इस्लामपुर को अनुमंडल बनाया जाएगा। इनका ये कोशिश रहेगा। देश दुनिया के तमाम खबर देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। कैमरामैन गौतम के साथ नालंदा दस्तक, इस्लामपुर।